नमस्कार। मेरे एक मित्र हैं, नामी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो क्रिमिनल केसेस के स्पेशलिस्ट हैं और इतने माहिर हैं कि उन्हें अपने केस की बहस के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। उन्हें अपने मतलब के सभी केसेस याद हैं, उनके फ़ैसले याद हैं, उनकी नज़ीरें याद हैं, फ़ैसलों के मेन पॉइंट्स याद हैं। इसलिए जब भी वे बहस के लिए खड़े होते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं। अपनी बात को इतने लॉजिकल ढंग से कहते हैं कि सामने वाला लाजवाब हो जाता है। यही कारण है कि वे मुकदमा हारते नहीं और उनके पास क्लाइंट्स की भीड़ रहती है। एक बार उनके पास एक ऐसा केस आया जिसमें उनका मुवक्किल यानी क्लाइंट एक ऐसा व्यक्ति था जिसने किसी का मर्डर कर दिया था और इन वकील साहब को करना ये था कि वो ऐसी दलीलें पेश करें जिससे सिद्ध हो जाए कि उनका क्लाइंट बेकसूर था। आदत के मुताबिक वो बहस के लिए खड़े हो गए और लगे धारा प्रवाह बोलने, एक से एक दलीलें देने लग गए। लेकिन यहाँ जीवन में पहली बार एक अनहोनी हुई। उनकी याददाश्त ने इतना सा धोखा दिया कि वे ये भूल गए कि उनका क्लाइंट एक हत्यारा है, एक कातिल है और उन्होंने उसको बचाना है। उन्होंने गलती से उल्टा काम शुरू कर दिया और यह सिद्ध करना शुरू कर दिया कि कत्ल वास्तव में हुआ था और कोर्ट को चाहिए कि वो कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दे। उनका मुंशी भी कोर्ट में था। जब उसने देखा कि वकील साहब गलत दलीलें दे रहे हैं तो वो घबरा गया और उनके पास जाकर उनको बताने की कोशिश करने लगा। वकील साहब ने अपनी रॉ में उसे झटक कर साइड पे कर दिया। मुंशी बेचारा हिम्मत करके फिर पास आया और उनको बताने की कोशिश की। वकील साहब ने फिर परे कर दिया। तो इस बार मुंशी ने कुछ ज़्यादा हिम्मत की और वो उनके पास आया और उनकी बाजू पर चिकोटी काटी। तो जब उसने देखा कि वकील साहब गलत दलीलें दे रहे हैं तो और जब चिकोटी काटी तो वकील साहब को अजीब तो लगा, पर इस बार उन्होंने मुंशी को परे करने के बजाय उसकी ओर देखा तो मुंशी ने वकील साहब को उनकी गलती का एहसास करवाया। वकील साहब गुस्सा होकर बोले, तुमने बेवकूफ़ पहले क्यों नहीं बताया? वो कहने लगा, सर मैं तो आपके पास बार बार आ रहा था, आप ही मुझे झटक के साइड पे कर देते थे। वकील साहब ने इस सिचुएशन को समझा, थोड़ा मुस्कुराए, उसको कहा बैठो, आराम से बैठो, और फिर जज साहब की ओर मुखातिब होकर के बोले, मिलार्ड, मुझे पता था कि अपोजिट पार्टी के वकील साहब ऐसी ही दलीलें देंगे, खोखली और झूठी, इसलिए मैंने जानबूझकर बात शुरू वहाँ से की ताकि आपको बता सकूं कि असल में ये दलीलें कितनी गलत हैं। और फिर वकील साहब ने दूसरी तरफ की दलीलें देनी शुरू कर दी। ये है तर्कशास्त्र का कमाल। तर्कशास्त्र कहता है कि आप दुनिया की किसी भी बात को सच या झूठ साबित कर सकते हैं। यह तर्कशास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा। तर्कशास्त्र कहता है कि दुनिया की किसी भी बात को आप सच भी साबित कर सकते हैं और झूठ भी साबित कर सकते हैं और तर्कपूर्ण ढंग से साबित कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने अनुकूल तर्क गढ़ सकते हैं और यह एक साइंटिफिक सच्चाई है। एक और सच्चाई ये है कि अगर आप बिना प्लान किए बोलना शुरू कर दें तो 15 मिनट के बाद आप खुद ही अपनी बातों को काटना शुरू कर देंगे। जी हाँ, तर्कशास्त्र की इस सच्चाई को आप कभी भी आजमा सकती हैं। आदमी सामाजिक जीव है, यानी हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि हमें साथ साथ रहने में खुशी मिलती है। हम परिवार के साथ, दोस्तों के साथ रहकर खुशी महसूस करते हैं। ऐसे में कभी कभार आपस में बहस भी हो जाती है। साइंस कहती है कि ज़ुबान पर लगा ज़ख्म सबसे जल्दी ठीक होता है और एक्सपीरियंस कहता है कि ज़ुबान के कारण लगा ज़ख्म
सारी उम्र तंग करता है और अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। कभी जब कोई हमारी बात ना माने या कोई काम हमारी इच्छा के मुताबिक ना हो या हमसे कोई बदतमीज़ी करे तो हमें गुस्सा आ जाता है। नेचुरल सी बात है, सामने वाले ने गुस्सा दिलाया तो गुस्सा तो आएगा ही। अब अगर गुस्सा आएगा तो हम भी कुछ अंट शंट बोल देंगे, उससे सामने वाले को भी गुस्सा आ जाएगा और फिर अथ श्री महाभारत कथा। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपनी बात कहें और इस तरह से कहें कि हम अपनी बात मनवा भी लें और किसी का अपमान भी ना हो, किसी का दिल भी ना टूटे, रिश्ते भी बने रहें और जीवन भी चलता रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि बात शुरू कहीं से भी हो, ख़त्म मुस्कुराहटों पे होनी चाहिए। यानी हम बहस ही नहीं, दिल भी जीतें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बहस नहीं, दिल जीतो। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो हमारे रिश्तों में मिठास भर देते हैं और विचार अलग अलग होने के बावजूद दिलों को मिलाए रखते हैं। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस कोच हूं और मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आप सबके लाभ के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी सुन सकें, या आप मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। पर इससे पहले कि हम बहस से बचने या बिना आपा खोए बात करने के बारे में कुछ और बात करें, मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन में बीती, मेरे सामने बीती और मेरे जीवन के हर सबक का अहम हिस्सा है। यह घटना मेरे अपने शहर चंडीगढ़ की ही है। हैप्पीनेस की कोचिंग देते हुए मैंने कुछ शादियां टूटने से भी बचाई हैं। उनमें से यह उदाहरण बहुत अच्छा है। लड़की नाराज़ होकर अपने मायके चली गई थी। 3 महीने बीत गए थे। इस बीच पति पत्नी में फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। दोनों पक्षों ने मान लिया था कि अब यह शादी नहीं चलेगी। लड़के यानी दूल्हे ने मुझसे कोचिंग लेनी शुरू की ही थी। उसने बाई चांस मुझसे बात की। मैं लड़की से मिला। उसे मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हारा पति बहुत शर्मिंदा है। वो कहता है कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। अब शर्मिंदगी के मारे बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। किस मुंह से फ़ोन करूं? ये सुनकर लड़की रोने लग गई, खुद को कोसने लग गई। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा जो घर है तुम्हें वहीं रहना चाहिए। और मैं वापस आ गया। फिर मैंने लड़के को वही कहा जो लड़की को कहा था। यानी लड़की कहती है, मैं किस मुंह से बात करूं, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। और उसको ये कहा कि पत्नी को लेने जाने का फ़र्ज़ पति का होता है। लड़के ने कार उठाई और अपनी बीवी को ले आया। शादी इतनी छोटी सी बात से बच गई और अब दोनों सुखी जीवन जी रहे हैं। जब हमारी बातचीत के लहजे में अहम आ जाता है, ईगो आ जाती है, तो नाराज़गियाँ हो जाती हैं। हम एक दूसरे से कट जाते हैं। हम चाहते हुए भी पहल नहीं करते। परिणाम यह होता है कि बातचीत या तो बंद हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है। उसमें बस आलोचनाएं और शिकायतें भर जाती हैं। इससे आपस में एक दूसरे के प्रति गुस्सा और बढ़ जाता है और रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं।
यहाँ सिर्फ एक बात है जो सोचने वाली है, और वो है कि गुस्सा हमें आता है या गुस्सा हम करते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, गुस्सा हमें आता है या गुस्सा हम करते हैं। अगर हमें कोबरा सांप काटने को आए तो हमें उस पर गुस्सा आएगा या डर लगेगा। अगर एक चोर हमारे घर में घुस आए और हम पर बंदूक तान ले तो हमें गुस्सा आएगा या डर लगेगा। याद रखिए, हमें गुस्सा उस पर आता है जिसे हम डरा सकते हों, जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उससे तो हम खुद डर जाते हैं, तब हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं। यानी गुस्सा आता नहीं है बल्कि हम गुस्सा करते हैं। याद रखिए, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। और अगर हम गुस्सा करते हैं और सांप के सामने या चोर के सामने हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम जब भी चाहें अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि गुस्सा हमें कोई दूसरा नहीं दिलाता, गुस्सा हम खुद होते हैं। जिस दिन हम अपने गुस्से के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, उस दिन से हमें गुस्सा कंट्रोल करने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। बस सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और फिर हमारे जीवन से दिल तोड़ देने वाली बहस हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, और हम बहस ही नहीं, दिल भी जीतना शुरू कर देंगे। याद रखिए, इस गुस्से को कंट्रोल करना हमारे बस में है। हमें सिर्फ इसकी आदत डालनी है और प्रैक्टिस करनी है। और गुस्सा को कंट्रोल करने का सीधा सा छोटा सा फॉर्मूला है, वो है जागरूकता। यानी हमें ये एहसास हो कि गुस्सा आया, उसके बाद हमारा चुनाव कि हम गुस्सा दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, और उसके बाद हमने किस तरह से उस गुस्से को हैंडल किया, हमारी क्रिया क्या थी। तो जागरूकता यानी अवेयरनेस, चुनाव कि हम गुस्सा दिखाएं या ना दिखाएं यानी चॉइस, और उसके बाद हमने गुस्सा किया या नहीं किया, दिखाया या नहीं दिखाया, किस तरह से दिखाया, वो हमारी एक्शन है। तो अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन, ये 3 पॉइंट्स हैं, और हम इनको आसानी के लिए कहते हैं ACA। मैं दोहराता हूँ, ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। और एक और बात याद रखिए, आपको अगर लगता है कि कोई काम करना असंभव है, चाहे उसमें गुस्सा कंट्रोल करना भी शामिल क्यों ना हो, या इम्पॉसिबल है, असंभव है, तो असलियत यह है कि आपको वह काम करने की टेक्निक मालूम नहीं है। बस अगर आपको टेक्निक का पता हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे टेक्निक शेयर की है गुस्सा हैंडल करने की, गुस्सा कंट्रोल करने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि जीवन में बहस जीतना नहीं बल्कि दिल जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सवाल वाजिब है, इसलिए अपनी बात समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। एक छोटी सी बच्ची और उसका पिता जंगल में से गुजर रहे थे। रास्ते में एक जगह पेड़ की एक बहुत मोटी टहनी गिरी पड़ी थी, जिसके कारण पूरा रास्ता ब्लॉक था, बंद हो गया था। आगे बढ़ने के लिए टहनी को हटाना ज़रूरी था। बच्ची ने अपने पिता से उत्सुकतावश पूछा, क्यूरियोसिटी की खातिर पूछा, पापा क्या मैं अगर कोशिश करूं तो मैं इस टहनी को हटा सकती हूं? पिताजी ने बड़े प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम अपनी सारी ताकत लगाओ तो तुम टहनी को अवश्य हटा लोगी। पिता के आश्वासन से, एश्योरेंस से उत्साहित होकर बच्ची ने कोशिश करनी शुरू कर दी। हर संभव तरीके से कोशिश की टहनी को उठाने की, हटाने की, लेकिन वह बहुत छोटी थी, ताकतवर नहीं थी इतनी, वो बच्ची को उठाना तो दूर टहनी को हिला भी नहीं पाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वह टहनी को नहीं हटा पाई तो उसने निराश होकर कहा, पिताजी मैंने टहनी को हटाने की कोशिश तो कर ली, पर यह तो हिल भी नहीं रही, मैं इसे हटाऊंगी कैसे? इस पर पिताजी ने कहा, बिटिया अपनी पूरी ताकत लगाओ,
पूरी तुम अवश्य सफल हो जाओगी। बच्ची ने फिर से प्रयत्न किया, टहनी को हर तरफ से उठाने या हटाने या हिलाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। कुछ रुककर उसने फिर कोशिश की, अलग अलग एंगल से कोशिश की, फिर भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे नहीं लगता कि मैं इस टहनी को हटा सकती हूँ। मैंने हर चंद कोशिश कर ली, पूरा जोर लगा लिया, लेकिन मैं इसे हटा नहीं पा रही। उसके पिता ने उसे फिर दुलार भरी नज़रों से देखा और कहा, बिटिया याद करो मैंने तुमसे क्या कहा था। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी सारी ताकत लगाओगी तो तुम टहनी को अवश्य हटा लोगी, पर तुमने तो अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। टहनी हटाते समय तुमने एक बार भी मुझसे सहायता नहीं मांगी। मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी ताकत भी तो तुम्हारी ताकत में शामिल है, पर तुमने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और अकेले ही टहनी हटाने की कोशिश करती रही। तो याद रखिए, हमारी ताकत हमारी स्वतंत्रता नहीं है, एक दूसरे पर निर्भरता में है, एक दूसरे पर निर्भरता। जमाना इंडिपेंडेंस का नहीं है, को डिपेंडेंस का है। इस किसी भी एक व्यक्ति के पास सारी ताकत, सारे संसाधन, सारी सहन शक्ति, सारी कैपेबिलिटी नहीं होती, नहीं हो सकती, और कोई भी एक अकेला व्यक्ति सारे काम खुद नहीं निपटा सकता। सहारे के लिए अथवा सहायता के लिए कहना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता की निशानी है। परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, सहकर्मियों से, पीयर्स से और यहाँ तक कि समाज से सहायता मांगना विवेक की निशानी है, और समय आने पर दूसरे लोगों की सहायता करना भी हमारा कर्तव्य है। प्रोएक्टिवली सहायता करना भी हमारा कर्तव्य है। समाज ऐसे ही चलता है। तो ये है सबक जो हमें खुद सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। याद रखिए, इंडिपेंडेंस नहीं, को डिपेंडेंस। अब अगर हमें को डिपेंडेंस में जीना है तो सामाजिक रिश्ते भी बनाने होंगे। मनोविज्ञान कहता है कि अगर हमें बहस ही नहीं बल्कि दिल भी जीतना है तो हमें इंसानी स्वभाव को समझना होगा, इंसान की ज़रूरतों को समझना होगा। तो पहला सबक ये है कि हर आदमी जीवन में सुरक्षा चाहता है, सेफ्टी चाहता है, मन की शांति चाहता है, पीस ऑफ माइंड चाहता है, तनाव नहीं चाहता, रिस्क नहीं चाहता और अपना फ़ायदा चाहता है। इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि सामने वाले से बातचीत करते हुए अगर हम उसके फ़ायदे का भी ध्यान रखें और उसके फ़ायदे का भी जिक्र करें और इस ढंग से अपना तर्क रखें कि उसे लगे कि हमारी बात मानने में उसे लाभ है, तो वह हमारी बात मानेगा। दूसरा फैक्टर है, हर आदमी जीवन में सुविधा चाहता है, कॉन्वीनियंस चाहता है, आसानी चाहता है, आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। तो अगर हम सामने वाले से बातचीत करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि हमारी प्रपोजल से उसका जीवन कुछ ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वह हमारी बात मानेगा। सीधी सी बात है। और अगला फैक्टर है कि हर व्यक्ति जीवन में दूसरे लोगों का साथ चाहता है, सामाजिक जीवन जीना चाहता है, सोशल लाइफ जीना चाहता है, रिश्ते चाहता है। तो अगर हमारी प्रपोजल से सामने वाले को समाज में रिश्ते बनाने में आसानी होगी तो वह हमारी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। इसी से मिलता जुलता एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर आदमी समाज में अपना स्टेटस बड़ा करना चाहता है, दूसरों से आदर चाहता है, सम्मान चाहता है। अगर हम अपनी बातचीत में दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान जताएं और हमारी प्रपोजल कुछ ऐसी हो कि उससे सामने वाले व्यक्ति का स्टेटस बढ़ता हो, तो वो हमारी बात मानेगा। इन सब से बड़ा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा साथी चाहता है जिस पर वो पूरा भरोसा कर सके, जिससे हर बात खुलकर कह सके, दुख सुख की बात कर सके, प्यार जता सके और प्यार पा सके, शारीरिक इच्छाएं पूरी कर सके।
अगर आपकी प्रपोजल से सामने वाले व्यक्ति को अपना कंपेनियन ढूंढने में मदद मिलती हो या अपने कंपेनियन से रिश्ता और मजबूत करने में मदद मिलती हो तो वह व्यक्ति आपकी बात अवश्य मानेगा। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप खुद जीवन में सफल हैं तो हर व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और मानेगा, और अगर समाज में हमारी हैसियत नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति हमारी अच्छी बातों को भी अनसुना कर देगा। इसका मतलब यह है कि हमारा एक लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि जीवन में खुद हम भी सफल हों। तो सवाल यह है कि सफलता कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। सफलता की परिभाषा बहुत आसान है। आप सफल कब होते हैं? आप लगातार सफल होते रहते हैं, कब ऐसा होता है? बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रू सक्सेस इज ओवरकमिंग द फियर ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल। असफल होने के डर पर काबू पा लेना ही सच्ची सफलता है। जब आपको असफल होने का डर खत्म हो जाता है तो आप सफल हो जाते हैं। यही सच्ची सफलता है। बहुत काम की बात है। वो मैंने बता दिया कि असफलता का डर चला जाए तो सफलता आनी शुरू हो जाती है। अब अगला सवाल है कि लगातार सफल कैसे होते रहें, बार बार लगातार कैसे सफल हों और अपनी सफलता दोहराते कैसे रहें। ये भी एक बहुत बड़ा गुर है और बहुत आसान भी है। मैं बताता हूँ। शतरंज की फील्ड में एक बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं गैरी कास्पारोव। हर बार जीतते थे, बड़े से बड़े खिलाड़ियों को हरा देते थे। उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू करने वाले ने पूछा आपकी जीत का राज क्या है, कैसे आप हर बार हर दूसरे खिलाड़ी को हरा देते हैं, जबकि कई बार यह लगता है कि आप बस अब हारे। तो गैरी कास्पारोव ने बड़े विश्वास के साथ कहा, लोग सफलता और असफलता के बीच अंतर करना नहीं जानते। असफलता से सीख लेकर आप सफल हो सकते हैं, पर सफलता से सीख लेकर आप लगातार सफल होते रह सकते हैं। इसे दोहराना जरूरी है। असफलता से सीख लेकर आप सफल हो सकते हैं, पर सफलता से सीख लेकर आप लगातार सफल होते रह सकते हैं। मैं इसका खुलासा कर देता हूं, यानी इस स्टेटमेंट को थोड़ा आसान बना देता हूं ताकि यह आपको सबको पूरी तरह से समझ में आ जाए और किसी दूसरे को भी समझाना आसान हो जाए। गैरी कास्पारोव ने कहा कि जब भी मैं शतरंज के गेम में खुद को कहीं फंसा हुआ महसूस करता हूं तो याद करता हूं कि पिछली बार जीते गए गेम में मैंने कौन सी चाल चली थी जिससे मैं जीत गया था, और मैं वही चाल, वही मूव दोबारा दोहरा देता हूं और फिर उससे मेरी जीत पक्की हो जाती है। तो सोचिए, जनरली हम लोगों का फोकस कहाँ होता है? हम कमजोरियों पर फोकस करते हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, हम फोकस भी कमजोरियों पे करते हैं, स्ट्रेंथ्स को देखते ही नहीं, सक्सेसफुल मूव्स की ओर देखते ही नहीं और कमजोरियों को दूर करने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। हम ये एनालाइज करते हैं कि हम क्यों हारे, अपनी कमजोरियों और कमियों की लिस्ट बनाते हैं। लेकिन कास्पारोव का फोकस कहाँ था? जीत दिलाने वाली मूव्स पर। इस अंतर को समझिए। हमें अपनी कमजोरियों और कमियों को समझना चाहिए, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह मत भूलिए कि हमारे अंदर कुछ खूबियां भी हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं हमारी। अगर हम अपनी खूबियों पर, अपनी स्ट्रेंथ्स पर और अपनी जीत दिलाने वाली मूव्स पर फोकस करें, उनको लेवरेज करें, उनको रिपीट करते रहें, तो हम अपनी सफलता को भी आसानी से रिपीट कर सकते हैं। जीवन के हर फील्ड में ये बात लागू होती है। ये सिर्फ शतरंज में, खेल में या एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में ही नहीं है। जीवन के हर फील्ड में ये बात लागू होती है कि हम अपनी पिछली सफल मूव्स को दोहराएं तो सफलता को भी दोहरा लेंगे। पिछली बार जिस तर्क से हमने बहस जीती थी और दिल जीता था, उसी तरीके से, उसी हाव भाव से बात करें तो इस बार भी बहस जीत सकते हैं। जीवन के हर फील्ड में
ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। तो लगातार सफल होने वाले लोगों का गुर यही है जो उन्हें सफल बनाता है, और लगातार सफल बनाता है और सफल बनाए रखता है। आज की डिस्कशन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पेरेंटिंग यानी हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सफलता का यह गुर अपने बच्चों से शेयर कीजिए, अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए, अपने स्पाउस से शेयर कीजिए। बच्चों की माँ के रूप में आप माँ हैं, माँ तो माँ होती ही है। यह छोटा सा गुर आपके बच्चों का जीवन बदल सकता है। पर यह भी मत भूलिए कि शादी के बाद पत्नी भी पति की माँ की तरह ही होती है, जो उसे सही रास्ता दिखाती है, सीख देती रहती है, प्यार से भी और लड़ झगड़ के भी। अब मैं एक और बहुत गहरी बात करने वाला हूँ। हर रोज़ जब हम सवेरे उठते हैं तो दिन भर हमें कुछ ना कुछ काम निपटाने होते हैं। सोचिए, आपने किसी को कुछ ऐसा करते देखा जो आपको नापसंद है और आप बहस में पड़ गई, तो सामने वाला भी बहस करेगा। यह छोटी सी बात बताने का एक ही मतलब है कि जो टाइम आप बहस में गंवा रही हैं और अपना और सामने वाले का मूड खराब कर रही हैं, उसी टाइम में आप अपना काम निपटा सकती थी। बहस जितनी लंबी चलेगी उतना ही मूड भी खराब होगा और उतना ही टाइम भी खराब होगा। सोचिए, अगर आपने यह टाइम बहस में खराब न किया होता और वही टाइम आप अपने बच्चे के साथ बिताती या कोई और ज़रूरी काम निपटा लेती तो कितना अच्छा होता। तो अब आज इस समय के बाद से किसी को टोकने का मन करे, बहस में पड़ने का मन करे, तो याद कीजिए कि बहस ज़रूरी है या आपके पेंडिंग काम। जो रिजिड नहीं होता, जो जीवन में फ्लेक्सिबल रहता है, अंत में बहस वही जीतता है। बहुत से लोग अपने अड़ियलपन, कड़ियलपन के गुलाम होकर अपने ही स्वभाव के कैदी बन जाते हैं और जीवन भर नुकसान उठाते हैं। हम अक्सर एक और गलती करते हैं और वो गलती है वर्तमान पर ध्यान न देने की, वर्तमान पर फोकस न करने की गलती। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त हम अक्सर यह याद करते रहते हैं कि उसने फला फला टाइम क्या किया था, क्या कहा था, हमें कैसे परेशान किया था। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा 55% ध्यान उस वक्त की तरफ होता है जो बीत चुका है, पास्ट टेंस, और 44% ध्यान उस वक्त की तरफ होता है जो अभी आया ही नहीं, भविष्यकाल है, और सिर्फ 1% ध्यान हम वर्तमान की तरफ देते हैं। सारी बहस और सारी लड़ाई का कारण यही है कि हम वर्तमान में नहीं जीते। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, या पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं। मनोविज्ञान ये भी कहता है कि हम जो कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाले पर उसका प्रभाव सिर्फ 7% होता है, सिर्फ 7%, जबकि हमारे हाव भाव का असर 55% होता है और हमारी टोन यानी हमारे कहने के अंदाज का असर 38% होता है। हमारे टोन में प्यार है, गुस्सा है, तल्खी है, इसका असर 38% है और शब्दों का असर केवल 7% है। हमारे चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले को क्या लग रहा है कि हम सच बोल रहे हैं या आंखें चुरा रहे हैं, या गुस्से में हैं या ताना दे रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, इस सब का असर 55% है और शब्दों का असर केवल 7% है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि सामने वाले से बहस जीतें या न जीतें, पर उसका दिल जरूर जीतें, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि बातचीत में आपका लहजा हमेशा प्यार भरा हो, उसमें गुस्सा ना हो, तल्खी ना हो, आपके हाव भाव में विश्वास तो हो पर अहंकार ना हो, गुस्सा नहीं हो। तो यह पक्का मानिए कि आप सामने वाले का दिल जीत लेंगी। आप जोर से बोल रही हैं, धीरे बोल रही हैं, जल्दी जल्दी बोल रही हैं या अटक अटक कर बोल रही हैं। मैं इसे दोहराता हूँ, जोर से बोल रही हैं, धीरे धीरे बोल रही हैं, जल्दी जल्दी बोल रही हैं या अटक अटक कर बोल रही हैं। बात करते हुए आपका गला भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं या चेहरा लाल हो जाता है। इन सब का असर आपके शब्दों से भी ज़्यादा पड़ता है।
मैं ये नहीं कहता कि शब्दों का असर नहीं पड़ता, पड़ता है, पड़ता ही है, पर आपके हाव भाव आपके दिल का हाल बताते हैं। आपके हाव भाव से आपकी असलियत नज़र आती है, और हाव भाव का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो आपकी पोल खोल देते हैं। तो बातचीत के वक्त आपको ये तो याद रखना ही है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो इसके लिए मैं आपको 2 साइंटिफिक टूल देता हूँ। मैंने अपने जीवन में हमेशा इनका प्रयोग किया, और मेरी ट्रेनिंग में आने वाले लोग जब इनका प्रयोग सीख लेते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा अभ्यास है, पर असर इतना गहरा है कि ज़िंदगी बदल जाती है। किसी ऐसे कमरे में बैठिए जहां आप ज़्यादा नहीं जाती, हमेशा नहीं जाती। एक जगह पे आराम से बैठ जाइए। अब अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाइए और फिर दाईं ओर घुमाइए। जो भी नज़र आए कमरे में, दीवारों पर, आसपास, फर्श पर, सबको तसल्ली से देखिए और फिर उसको एक कागज़ पर लिख लीजिए। जो कुछ भी आपने देखा, जो भी चीज़ें आपने नोटिस की, कहीं कोई शो पीस पड़ा है, कहीं कोई वॉल क्लॉक लगी है, फोटो लगी है, कुछ और है, फ्रिज पड़ा है, डाइनिंग टेबल है, साइड टेबल है, वटेवर, कुछ भी जो भी आपको नज़र आए कमरे में, उसकी आप लिस्ट लिखिए। लिखना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, तभी ये चीज़ काम करेगी। अब एक बार फिर यही एक्सरसाइज कीजिए, यानी गर्दन को दाएं घुमाइए, बाएं घुमाइए, सारी चीज़ों को दोबारा देखिए और देखिए कि कितनी चीज़ें ऐसी थी जिनको आपने पहली बार नोटिस ही नहीं किया था, नोटिस करना भी भूल गई थी, या नोटिस अगर कर लिया तो याद रखना भूल गई, तो लिस्ट में नहीं आया। तो अब जब आप लिस्ट को मिलाएंगी तो हैरान रह जाएंगी कि आपकी यादाश्त ने 2 ही मिनट में आपको कितना धोखा दे दिया। ये प्रैक्टिकल बात है। तो कितनी चीज़ें आप नोटिस करने से चूक गई। दिमाग की और यादाश्त की एक्सरसाइज का यह सबसे आसान तरीका है। इस एक्सरसाइज से आपको ये याद रखने में सहायता मिलेगी कि किसी से भी बातचीत करते हुए आपने अपने शब्दों की ओर नहीं, बल्कि टोन और हाव भाव की तरफ भी ध्यान देना है। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके माइंड में अवेयरनेस और अवेकनिंग लाएगी, जागरूकता लाएगी, आपके माइंड को रीएक्टिवेट करेगी और आपको बाकी चीज़ें भी याद रखना आसान हो जाएगा। तो चूंकि आपके लिए ये याद रखना ज़रूरी है कि आप बातचीत जो कर रही हैं उसमें आपके हाव भाव का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, उसको याद रखने का तरीका ये है कि आपका माइंड एक्टिवेटेड रहे, हमेशा इस बात को ना भूले, ताकि आप बातचीत में इस यादाश्त को, इस गुर को यूज़ कर सकें। दूसरी एक्सरसाइज और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको कई झगड़ों से बचाएगी। तो जब भी किसी को कुछ कहने का मन हो तो उसे 2 कसौटियों पर तौलिए। पहला, क्या यह कहना सही है, और दूसरा, क्या यह कहना ज़रूरी है। इसमें जरा भी लापरवाही मत कीजिए। इस एक्सरसाइज में अगर आपको लगे कि जो आप कहना चाह रही हैं वो दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है तो ज़रूर कहिए, लेकिन अगर एक भी कसौटी ऐसी है जिस पर यह खरा नहीं उतरता तो दोबारा सोचिए, मंथन कीजिए और खूब सोच समझकर निर्णय लीजिए। और जो आप कहना चाह रही हैं अगर वो दोनों ही कसौटियों पर फेल हो जाए तो बिल्कुल मत कहिए, चाहे वह बात कहने के लिए आपका मन कितना ही ललक रहा हो। खुद पर कंट्रोल कर लीजिए। बहस जीतने और दिल जीतने का इससे बढ़िया नुस्खा मुझे आज तक नहीं मिला। अब एक आखिरी नुक्ता, उसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप मेरा लाइव सेशन देख रही हैं, सुन रही हैं, सीख रही हैं, और ज़रूरी है कि आज आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिला होगा। और आप मेरे पिछले कई और सेशन भी देख चुकी होंगी, आप में से बहुत से लोग। तो ऐसा कुछ नया ज़रूर आपको आज भी मिला होगा जिससे आप लाभ उठा सकती हैं। लेकिन आपके ही परिवार के ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरा कोई भी सेशन नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, और किसी और का सेशन भी नहीं देखा। यानी अगर मेरे इस लाइव सेशन से आपको अपनी बातचीत के अंदाज में कुछ नया सीखने को मिला है तो आपके ही परिवार के उन लोगों को उस सच्चाई का ज्ञान नहीं है जो उनका जीवन बदल सकता है। ऐसे में यह पक्का है कि आपसे बातचीत के वक्त
वो उन बातों का ध्यान ना रखें जिनका आप आज के बाद ध्यान रखेंगी। यानी यह हो सकता है कि उनकी कोई बात आपको चुभ जाए, यह बराबर हो सकता है कि वो जाने अनजाने आपका अपमान कर दें या आपको चिढ़ाने वाली कोई बात कह दें। सोचिए कि ऐसे में आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए। याद रखिए, जो ज्ञान अब आपके पास है वो आपके पास पहले नहीं था, तो आप भी तो वही गलती करती थी जो अब सामने वाला कर रहा है। तो अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हर आदमी के पास वो ज्ञान नहीं है जो आपके पास है, इसलिए उसकी बात चुभ जाए, आपको अपमानित महसूस हो, तो भी आपको संयम रखना है, क्योंकि सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। आपको मालूम है पर सामने वाले को मालूम नहीं है। उसने मेरा कोई सेशन अटेंड नहीं किया तो कैसे मालूम होगा उसे। अब अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो असल में वह आपका भला कर रहा है, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां बता रहा है। वो गलतियां तो हैं पर हमें नज़र नहीं आती, तो आपको तो उसका धन्यवादी होना चाहिए जो आपको आपकी गलतियां बता करके आपको जीवन में सही होने की शिक्षा दे रहा है, आपका रास्ता खोल रहा है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन आप उसकी टोन के कारण या उसके हाव भाव के कारण उससे नाराज़ हो जाती हैं और उसकी आलोचना से फ़ायदा उठाने के बजाय खुद ही गुस्सा हो जाती हैं। तो जब कोई आपकी आलोचना करे तो ना तो डिप्रेस हो ना गुस्सा हो, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनिए और उनको थैंक यू बोलिए। उस आलोचना से सीखिए, खुद में सुधार लाइए और अपना जीवन बदल लीजिए। अगर आपने आलोचना करने वाले को गुस्सा दिखाने के बजाय धन्यवाद किया तो उसका गुस्सा काफूर हो जाएगा, वो उसी वक्त शांत हो जाएगा और अगली बार वह आपसे और ज़्यादा नम्रता से पेश आएगा। ये छोटे छोटे मगर प्रैक्टिकल तरीके हैं बहस जीतने के और दिल जीतने के। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और सदा खुश रहिए, तो फिर जीतो सबका दिल। आज से, अभी से आप सब ने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक बहस नहीं दिल जीतो अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।